Is breathing the same as respiration? Most of the students will think that the answer is yes, but it's not. Why? Because breathing is the process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide through our lungs. Now question is that we need energy for doing our homework, for talking with our friends, for playing our favorite game, and for fighting with our siblings. How do we get this energy? We get this energy by the process of respiration. So we can say that respiration is the process in which our body cells use oxygen to break down food and release energy. So breathing and respiration are related, but they are not the same. इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं. ब्रीथिंग इज लाइक ब्रिंगिंग द गैस सिलेंडर इनटू द हाउस. मीन्स ब्रीथिंग को समझ सकते हैं कि जैसे हम अपने घरों में गैस के सिलेंडर्स लाते हैं, लेकिन केवल गैस का सिलेंडर लाने से खाना तो नहीं बन जाता, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या ज़रूरत है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. और ये एनर्जी हमें किससे मिलती है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से मिलती है. तो ब्रीथिंग को हमने क्या बोला कि ब्रीथिंग केवल एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में क्या है, गैस को लाया जाता है ना. तो बट रेस्पिरेशन इज जस्ट लाइक यूजिंग दैट गैस इन द किचन टू कुक फूड. तो रेस्पिरेशन को हमने क्या बोला कि जो गैस जो हमने इनहेल की थी एयर, उसको यूज़ करके फूड को ब्रेक डाउन किया और उससे एनर्जी रिलीज हुई. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन. So we can say breathing and respiration are related, but they are not the same. So we know in our body trillions human cells, 37 trillion human cells are in our body. So these cells need energy for doing different type of works, and they have to replace themselves also, and we use, or we can say we need energy during sleeping, for reading, for so many activities. So this energy is formed in the process of respiration. So we can say that two types of respirations are there. First, external respiration. Second one is cellular respiration, or we can say internal respiration. External means breathing, means ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी आर इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग. क्या कर रहे हैं हम, इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है. सेकंड क्या बोला, सेल्यूलर या इंटरनल, जो हमारी कहाँ पर होता है, सेल्स में होता है, और जो कितने तरीके का हो सकता है, एरियोबिक एंड एनएरियोबिक. एरियोबिक मीन्स क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एरियोबिक विदाउट ऑक्सीजन. तो विदाउट ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से तो होता है. किन कंडीशन में ये विदाउट ऑक्सीजन हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, चलिए देखते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन, जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, एरोबिक डांस करते हैं, है ना, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एरोबिक डांस करते हैं. सुना भी होगा कि एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं. एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. मीन्स हमारी बॉडी की एक लिमिट है कि एक लिमिट तक ऑक्सीजन को इनहेल कर सकती है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है. किन कंडीशन में, फॉर एग्जांपल स्प्रिंटिंग, वेट लिफ्टिंग, रोइंग. स्प्रिंट्स मीन्स जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है. तो इस तरीके की एक्सरसाइजेज होती हैं. इसीलिए क्या है, वी ब्रीथ फास्टर ड्यूरिंग रनिंग, ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज फॉर टेकिंग ऑक्सीजन मोर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिल सके, ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनर्जी मिले. अब जरा देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेशन होते हैं, हमने क्या बोला, टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट क्या बोला हमने, एरोबिक और एनएरोबिक. एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मीन्स क्या हो गया, जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है. किन कंडीशन में बोला हमने, जहाँ पर हमें क्या है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. मीन्स क्या है, जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. इस तरीके की जो भी एक्सरसाइज हैं जिनमें क्या, जो हमारी ब्रीथिंग है वो बहुत तेज़ होती है, उस कंडीशन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है. तो उसमें बनता क्या है, लैक्टिक एसिड. क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है ह्यूमन बीइंग में. और
ईस्ट में और कुछ बनता है, क्या बनता है वो हम देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है आपका, एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें क्या बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमने क्या देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हुआ, ऑक्सीजन के अमाउंट से बना, जब हमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है तो उसमें जो प्रोड्यूस होगी एनर्जी उसकी अमाउंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, एटीपी की फॉर्म में होती है, क्योंकि एटीपी को क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी बोला जाता है ना। तो इसमें जो प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी वो कितनी हो रही है, 32 और 30 एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो केवल 2 एटीपी रिलीज हो रही है, मीन्स कुछ टाइम के लिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब ये तो बात हुई एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है। हमने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिएक्शन हुई, मीन्स यहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में हमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ग्लूकोज को हम फूड की फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है, ऑक्सीजन की हेल्प से। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी, जो हमने देखा था अभी कि 30 to 30 एटीपी की फॉर्म में इसमें एनर्जी बनती है, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की तो प्रेजेंट होती नहीं है, तो क्या है वहाँ पर जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा बेटा वो क्या होगा, लैक्टिक एसिड को फॉर्म करेगा, और लैक्टिक एसिड के साथ में जो एनर्जी रिलीज होगी सिर्फ कितनी होगी, 2 एटीपी मॉलिक्यूल। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, अभी इसी डिफरेंस को जरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो जरा, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या बोला, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एरोबिक से समझेंगे हम एयर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एरोबिक यहाँ पर सिर्फ कितना फ़र्क है, AER है, तो इसको थोड़ा सा देखो, एक सेकेंड, देखो जरा, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, AER है तो इसको हम एयर से ज्वाइन कर लें, कि मीन्स जो एयर के प्रेजेंस में हो रहा है, और एयर में हम क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। एनाएरोबिक मीन्स विदाउट एयर, इसको अपोजिट समझ लेना, ठीक है। दोनों में इस तरीके से हम लर्निंग थोड़ी सी ट्रिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, जब हमें प्रॉपर अमाउंट में होगा। एनाएरोबिक टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड क्या बोला, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन, क्या हो रहा है वहाँ पर पूरी तरह से ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, तो क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनते हैं दोनों में डिफरेंस है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, एनाएरोबिक में क्या है आपका, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी बन रहे हैं। एटीपी की काउंटिंग में दोनों में डिफरेंस है। तो हमने देखा कि एरोबिक में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादा अमाउंट में हो रही है, 32 38 एटीपी मॉलिक्यूल, एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन एनाएरोबिक में मिलने वाली जो एनर्जी होती है लेस एनर्जी होती है, जो क्या है सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है, जो क्या बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। अब हमने देखा एनाएरोबिक जो रेस्पिरेशन था वो ह्यूमन बॉडी में होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में होता है जब हम बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या है हमें बॉडी की में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेकिन हमारे अलावा क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म और भी होते हैं जहाँ पर क्या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कौन से ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे रेस्पायर एनाएरोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ईस्ट एल्कोहल क्या बनाते हैं, एल्कोहल को फॉर्म करते हैं, और इसीलिए क्या है जिनका यूज़ क्या है वाइन बनाने में और बियर बनाने में यूज़ किया जाता है। वाइन और बियर बनाने में इन ईस्ट का यूज़ किया जाता है, और जगह भी ईस्ट का यूज़ किया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ईस्ट के वजह से क्या क्या फॉर्म बनता है। हम कुकिंग भी करते हैं ईस्ट को यूज़ करके, क्या क्या बनाते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि हमने बात की कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो
हमें क्या हुआ, हमने क्या बोला कि आफ्टर अ हैवी फिजिकल एक्सरसाइज मीन्स बहुत तेज रन कर रहे हैं, वी समटाइम्स गेट मसल क्रैम्प्स मीन्स क्या है, मसल क्रैम्प्स। सपोज करिए कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, है ना, और फर्स्ट डे ही जाते ही आपने क्या करना शुरू कर दिया, जॉगिंग करनी स्टार्ट कर दी कि आज तो मैं फर्स्ट डे गया हूँ, एक्साइटमेंट में क्या किया, जॉगिंग स्टार्ट कर दी। तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में हमारी लेग्स पेन करने लग जाती हैं, है ना। तो क्या हो, अगर यही लेग्स पेन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाए कि हमसे चला नहीं जा रहा, तो क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको बोलते हैं मसल क्रैम्प्स मीन्स पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स आर कॉल्ड क्रैम्प्स। मीन्स हमारी मसल्स में जो पेनफुल क्रैम्प्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो उसी पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, हम क्रैम्प्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं फिगर में क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो है ये रनिंग कर रहा है, तो ये जो रनर है तो क्या है, अचानक क्या हुआ, उसके मसल पेन होने लगा। तो जिसको हम क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग वाइग्रस फिजिकल एक्सरसाइज लेग मसल्स रेस्पायर एंड एरियोबिकली। क्या बोला, एन एरियोबिकली मीन्स इस कंडीशन में उसको ज़्यादा रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन की, तो उसकी जो मसल्स क्या कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, इस लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से क्या बनता है, जो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे हमारी मसल्स में पेन होता है और जिसे हम कहते हैं मसल क्रैम्प्स। तो क्या बोला, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स कॉज मसल क्रैम्प्स मीन्स हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड का कलेक्ट होना वही कहलाता है मसल क्रैम्प्स। ठीक है, अब ये जो मसल क्रैम्प्स हुई, तो इनसे हमें रिलीफ कैसे मिलेगा, इससे रिलीफ के लिए हम क्या करेंगे बेटा कि वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स इन मसल्स कॉज्ड बाय हैवी एक्सरसाइज बाय टेकिंग अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। मीन्स जब हम हॉट वाटर बाथ लेंगे तो क्या होगा, अब हॉटनेस की वजह से जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा वो उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ेगी। ठीक है, जो क्या करेगा, जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया है हमारी मसल्स में उसको ब्रेक डाउन करेगा, और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में एनर्जी रिलीज होगी, जिससे क्या होगा, क्रैम्प्स में जो रिलीफ मिलेगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में बात आती है कि हम ब्रीथिंग भी करते हैं। ब्रीथिंग को थोड़ा सा जान लेते हैं कि ब्रीथिंग है क्या, क्योंकि ब्रीथिंग एक क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन नहीं है, क्या है, एक्सटर्नल मीन्स इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। ठीक है, तो ब्रीथिंग को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ब्रीथिंग इज द प्रोसेस बाय विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। मीन्स जो हमने एयर ली, अब उसमें इनहेल करने में क्या लिया हमने, एयर रिच इन ऑक्सीजन, बट जो एक्सहेल की उसमें क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी। तो ब्रीथिंग के प्रोसेस के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि आ ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। मीन्स एक ब्रीथ में क्या काउंट करेंगे, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। सो वी ब्रीथ इन एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द सेल्स of our body and we breathe out to remove waste product carbon dioxide from our body during the, चलो ये छोड़ो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, हमने बोला कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, दोनों की रिएक्शन होने के बाद में क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इनहेल किया कि ऑक्सीजन और रिलीज किया करने में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इसी प्रोसेस से क्या बनता है, आपका ब्रीथिंग का प्रोसेस बनता है। और एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों मिलकर किसको बनाते हैं, एक ब्रीथ को बनाते हैं। ठीक है, तो ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट आवर लाइफ एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। मीन्स ब्रीथिंग क्या है, कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, चाहे आप सो रहे हैं, है ना, सोते हुए नहीं चलना चाहिए क्योंकि सो रहे हैं तो उस टाइम तो हमारी बॉडी रिलैक्स कर रही है, लेकिन बेटा क्या है, जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, डाइजेशन हो रहा है, तो ये सारे जो हैं लाइफ प्रोसेस हैं जिनकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, मीन्स जिंदे हैं, है ना, लाइफ क्या है, जी पा रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस भी तो चल रहे हैं हमारी बॉडी पे, तो उसके लिए भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इस सब के लिए भी क्या हो रही है, हमारी ब्रीथिंग होती है। ठीक है, पूरे टाइम होती है, चाहे वो सो रहे हों या जाग रहे हों या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हों। तो क्या है, इनकी वजह से हम, लेकिन क्या है, जो आपका ब्रीथिंग रेट है, ब्रीथिंग रेट का मतलब क्या हो गया, जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या होता है, सोते हुए कम होता है, और जितनी भी फास्टर मूव एक्टिविटीज़ होती हैं
उसमें ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो जाता है। अब पहले समझ लेते हैं कि ब्रीथिंग इन होता क्या है और ब्रीथ आउट होता क्या है। क्या उसकी वजह से, ब्रीथ इन करने की वजह से और ब्रीथ आउट करने की वजह से क्या हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस में या कौन से पार्ट हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरीके से ये प्रोसेस होता है, चलिए समझते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि ब्रीथ इन होता क्या है। हमने बोला कि एज द, अब ब्रीथ इन के प्रोसेस में क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ बॉडी पार्ट होते हैं जिनकी वजह से ब्रीथ इन प्रोसेस होता है। देखो जरा हमने क्या बोला, व्हेन वी ब्रीथ इन देन टू थिंग्स हैपन्स एट द सेम टाइम। दो काम होते हैं। क्या होता है बेटा, पहले द मसल्स बिटवीन द रिब्स, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। द मसल्स बिटवीन द रिब्स, कौन सी वाली मसल्स, वो नहीं जो ये आपके रिब्स के बीच में मसल्स होंगी, है ना। रिब्स क्या है, हमारा बोनी केज है, मीन्स बोन्स का बना हुआ एक पिंजरा जैसा है, जिसके अंदर क्या होती है, हमारी लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, है ना। अब इसमें क्या बोला कि जो मसल्स हैं किसके बीच की, रिब्स की, उस वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉजिंग द रिब केज टू मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अब पहला प्रोसेस क्या बोला हमने, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एयर को इनहेल कर रहे हैं। जैसे ही हम एयर को इनहेल करेंगे तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए। वॉल्यूम ज़्यादा कैसे चाहिए भाई, क्या होगा, जब हमारा ये जो रिबकेज मूवमेंट है, मीन्स ये जो रिबकेज है क्या होगा, आउटसाइड मूवमेंट करेगा, तो क्या होगा, ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसी तरीके यहाँ पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। अब ये इसका मूवमेंट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ये जो लंग्स का फॉर्मेशन है, क्योंकि हमारी जो एयर है वो इनहेल करके कहाँ जा पहुँचेगी, लंग्स में पहुँचेगी। तो लंग्स का जो एरिया चाहिए हमें, वो क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं, जो रिब केज हैं वो क्या होती हैं, आउटवर्ड मूवमेंट करती हैं, और डायफ्राम क्या करता है, वो डाउन साइड मूवमेंट करता है, जिससे लंग्स का जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाए और हम आसानी से एयर को इनहेल कर सकें, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका बेटा, ब्रीथिंग आउट प्रोसेस होता है। ब्रीथिंग आउट मीन्स जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट किसका, हमने बोला यहाँ पर जो रिब केज की मसल्स होती हैं वो आउटवर्ड मूवमेंट करा और डायफ्राम कहाँ करा, डायफ्राम ने नीचे की तरफ मूवमेंट करा, जिससे क्या हुआ, ये जो एरिया हुआ वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। और इसमें जस्ट अपोजिट क्या बोला, अब ये क्या बोलेंगे, ये जो रिब केज की मसल्स हैं वो अंदर की तरफ मूवमेंट करेंगी। रिब केज मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, मीन्स इनवर्ड अंदर की तरफ मूवमेंट करेंगी, और डायफ्राम क्या करेगा, वो मूव्स अपवर्ड, जिससे क्या होगा, जो एरिया होगा वो कम हो जाए। क्यों, क्योंकि क्या करना है, हमें ब्रीथ आउट करना है, ठीक है। अब ये दो फंक्शन कौन से हुए कि एक तो रिब केज की मसल्स ने मूवमेंट किया, सॉरी रिब केज के अंदर जो मसल्स थी, रिब केज तो भाई बोनी केज है, ठीक है बेटा, उसके अंदर मूवमेंट हुआ, और दूसरा क्या हुआ, डायफ्राम ने मूवमेंट करा। दोनों के मूवमेंट होने की वजह से क्या हुआ, जो एरिया हुआ वो एक जगह कहाँ पर, ब्रीथ इन में एरिया बढ़ा, दूसरी तरफ क्या हुआ, ब्रीथ आउट में एरिया क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब क्या बोला है, एज द चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर, जैसे हमने ब्रीथ आउट किया तो क्या हुआ, हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो, चेस्ट कैविटी मीन्स जो लंग्स का एरिया हुआ वो क्या हुआ, कम हो गया। एयर इज पुश्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, इस तरीके से एयर को पुश कर दिया जाता है लंग्स के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑफ एयर एंड ब्रीथ आउट गोज ऑन कंटिन्यूसली ऑल डे एंड नाइट। अब हमें ये पता है कि ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है डे एंड नाइट चलता रहता है, ठीक है। अब इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे एक्सेल इनहेल, बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, मीन्स हम क्या करते हैं, योगा करते हैं बहुत से लोग, ठीक है, अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए। तो उसमें भी तो हमारी चेस्ट कैविटी क्या करती है, वो चेस्ट कैविटी का साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, प्लेस वन हैंड ऑन द मिडिल ऑफ योर चेस्ट एंड अदर हैंड ऑन द एब्डोमेन। अब इससे क्या होता है, टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ एंड रिलीज देम, मीन्स क्या किया, टेक डीप ब्रीथ ली और फिर उनको रिलीज़ किया। फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारी जो चेस्ट कैविटी का एरिया है कि वो कितना मतलब इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। इसको ये समझ सकते हैं। दूसरा क्या बोला हमने यहाँ पर, ये एक एक्टिविटी है तो जिसमें हम क्या देख रहे हैं, जब मेजरिंग द चेस्ट साइज, मीन्स चेस्ट के साइज़ को मेज़र करके देख रहे हैं, कब, जब इनहेल किया और जब एक्सहेल किया। क्या चेस्ट कैविटी के साइज़ में भी कुछ डिफरेंस होता है,
ठीक है, ये दोनों आपकी एक्टिविटीज़ हैं एनसीईआरटी से ली हुई। अब हमने देखा कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों का प्रोसेस तो समझा, अब इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों के डिफरेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इनहेलेशन इज द एक्शन ऑफ इनहेलिंग और ब्रीथिंग इन, इनहेलिंग ब्रीथिंग इन का प्रोसेस है। ठीक है, एक्सहेलेशन इज द एक्शन ऑफ एक्सहेलिंग मीन्स ब्रीथ आउट करने का प्रोसेस है। सेकंड क्या बोला, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस मीन्स जो हम जानबूझकर कर रहे हैं। दूसरा क्या है, इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस मीन्स क्या है, जब हम इनहेल करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक्सहेल ना करें। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है। अभी हमने देखा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ था, आपका इनहेलेशन हुआ था। रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन जब मसल्स क्या हुई थी, अपनी पूरी वापस उसी स्टेज में आ जाती हैं। ठीक है, डायफ्राम की कंडीशन क्या हुई थी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन मीन्स नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ था डायफ्राम का। ठीक है, सेकंड में क्या हुआ आपका, एक्सेलेशन में डायफ्राम रिलैक्स हो गया था। रिब केज मूव्ड फॉरवर्ड, रिब केज का मूवमेंट क्या हुआ था, फॉरवर्ड मीन्स एरिया को इंक्रीज करने के लिए रिब केज का मूवमेंट बेटा फॉरवर्ड, और आउटवर्ड मीन्स उसका एरिया जिससे इंक्रीज कर सके। और सेकंड साइड में क्या हुआ, एक्सेलेशन में रिब केज मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। लंग्स एक्सपेंड करते हैं, दूसरी साइड में लंग्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज, किस में इंक्रीज होता है, इनहेल करने में। अब इनहेल कब करेंगे, जब क्या है, साइज कैविटी इंक्रीज होगा। साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेज मीन्स जस्ट अपोजिट हैं, दोनों ही प्रोसेस क्या हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द ब्लड, और दूसरी तरफ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन ऑफ फ्रॉम द ब्लड। दोनों प्रोसेस क्या हैं, जस्ट अपोजिट। अगर आपने एक की कंडीशन याद कर ली है, दूसरी अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, फिलहाल रटना नहीं है, क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये प्रोसेस हुआ कैसे है। ठीक है, अब हमने देखा, अब ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है, इसको जब हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए जरा, इस एक्टिविटी के थ्रू में कैसे समझेंगे, देखो जरा। अब हमने देखा इस एक्टिविटी को करने के लिए हमने क्या लिया, एक बेल जार लिया। क्या लिया यहाँ पर, एक ये बेल जार लिया। क्या है, ये आपका बेल जार है। ठीक है, अब इस बेल जार में हमने क्या लिया, एक ये टी लाइक ट्यूब ली। ये क्या है, आपकी टी लाइक ट्यूब है। टी लाइक ट्यूब के लिए उस जो क्या है, लास्ट में आकर ये ब्रांच में डिवाइड हो रही है, दो ब्रांच हो रही हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, दो बैलून्स को हैंग कर दिया, दो बैलून हैंग किए, और ऊपर से क्या किया, ये कॉर्क लगा दिया। ठीक है, लेकिन ये जो नीचे वाला सिरा है, ये बेल जार मीन्स एक समझ लो कि एक प्लास्टिक का कोई बड़ा सा केन है, उसको नीचे से कटिंग कर दी। अब यहाँ से ये जो है, ये नीचे की बॉटम नहीं है, इसकी बॉटम ब्लैंक है। बॉटम की जगह पर क्या किया, ये क्या किया, रबर की सीट उससे बाइंड अप कर दी। रबर की सीट बाइंड अप करने के बाद में हमने क्या देखा वहाँ पर, अब ये तो कंडीशन थी कि जब हमने ये सारी चीज़ें क्या हैं वहाँ पर रिक्वायर्ड है, किसके लिए, एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि इनहेलेशन का प्रोसेस कैसे होता है और एक्सहेलेशन का प्रोसेस। अब ये सारी जब रिक्वायर्ड हो गई, उसके बाद में हमने करा क्या, हमने क्या किया, ये जो एक्टिविटी थी इसमें जो रबर सीट है, रबर सीट को हमने जैसे ही पुल डाउन किया, रबर सीट को हमने क्या किया, पुल डाउन किया। क्या करने के लिए, शो करने के लिए कि जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करने के लिए हमें जो एरिया चाहिए होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होना चाहिए। किसका एरिया, लंग्स का एरिया क्या होना चाहिए। ये देखो जरा, रबर सीट है, ये रबर सीट को हमने नीचे की तरफ पुल किया। पुल करने के बाद में हमने क्या देखा, जैसे ही हमने रबर सीट को नीचे की तरफ पुल किया यहाँ पर, तो जो इसमें एयर थी, एयर क्या हुई, एंटर कर गई, किसमें, बैलून्स में एयर एंटर कर गई। उसके बाद में क्या हुआ, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर था वो कम था। प्रेशर कहाँ पर कम हो गया, लंग्स कह रही, यहाँ पर जो बैलून्स हैं यहाँ पर एयर एकदम से एंटर कर गई जैसे ही हमने रबर सीट को नीचे की तरफ पुल किया। तो कब किया, जब क्या यहाँ पर एरिया ये इंक्रीज हुआ, एरिया इंक्रीज हुआ ना, ये रबर सीट को पुल करने की वजह से, एरिया इंक्रीज होने की वजह से एयर अंदर की तरफ एंटर कर गई। इसी तरीके से क्या होता है, हमारे लंग्स में भी होता है। जब लंग्स का एरिया इंक्रीज होता है तो हम इनहेल करते हैं। इसके जस्ट अपोजिट, जैसे ही हमने क्या किया, रबर सीट को ऊपर की तरफ रिलीज़ किया, मीन्स उसकी वापस उसी कंडीशन में देखा, तो हमने क्या देखा था,
क्या देखा था कि रबर सीट को जैसे रिलीज़ किया तो हमारे जो लंग्स थे, लंग्स में क्या दो कंडीशन थी आपके, रिब केज मसल्स, ठीक है, इनसाइड द मसल्स ऑफ रिब केज, और दूसरा क्या था, डायफ्राम की कंडीशन थी। अब ये जो रबर सीट है इसको मान लेते हैं हम जैसे ये डायफ्राम की कंडीशन हो, ठीक है। हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो इनहेलेशन का प्रोसेस था तो डायफ्राम की कंडीशन क्या थी, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ था उसका, और जो रिब केज की कंडीशन थी तो वो आउटवर्ड मूवमेंट हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो एरिया था इंक्रीज हो गया था, जिससे यहाँ पर जो एयर है वो एंटर कर सके। इसी तरीके से हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जैसे ही हमने रबर सीट को नीचे की तरफ खींचा तो क्या हुआ, एयर यहाँ से एंटर कर गई किसमें, बैलून्स में, जो क्या है किसकी तरह है, लंग्स की तरह हैं। जब यहाँ पर एरिया ज़्यादा हुआ तो एयर अंदर एंटर करा। लेकिन जस्ट अपोजिट, अब हमने क्या बोला, यहाँ पर जो ये रबर सीट है इसको माना हमने डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, एक फ्लैट मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है, लंग्स के नीचे अटैच होता है, ठीक है। और जैसे ही हमने डायफ्राम को रिलीज़ किया, मीन्स डायफ्राम ने रबर सीट को रिलीज़ किया जो किसका काम कर रहा है, डायफ्राम का काम कर रहा है। उसी तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर जो लंग्स के जगह क्या हमने बैलून्स हैंग किए हुए हैं, तो बैलून्स में से जो एयर थी वो बाहर रिलीज़ हो गई, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर जो सपोज करिए कि ये जो मसल्स हैं किसकी, रिब केज के अंदर की जो मसल्स हैं वो क्या हो गई, अंदर की तरफ मूव कर गई, और ये जो डायफ्राम है ये इनवर्ड मूवमेंट कर गया। मीन्स क्या हुआ, एरिया डिक्रीज हो गया। जैसे ही एरिया डिक्रीज हुआ एयर बाहर की तरफ रिलीज़ कर गई। तो ये तो फॉर्मेशन था किसका, आपका, कि एयर एंटर कैसे करती है और एयर रिलीज़ कैसे करती है, कहाँ पर, लंग्स में। किसका प्रोसेस था आपका, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस। अब बात आती है ब्रीथिंग रेट क्या होती है। क्या ब्रीथिंग रेट सारी एक्टिविटीज़ में सेम रहती है, चाहे हम सो रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं या फिर हम अपना वर्क कर रहे हैं, सारे टाइम सेम रहती है, या फिर एडल्ट में या बच्चों में, दोनों में डिफरेंस होती है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। ब्रीथिंग रेट क्या बोला हमने, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। मीन्स 1 मिनट में जितने टाइम कोई पर्सन ब्रीथ कर रहा है तो वो उसको क्या माना जाता है, ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। एवरेज ब्रीथिंग रेट इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट, मीन्स रेस्ट के कंडीशन में कितनी होती है, 15 to 18 टाइम पर मिनट। लेकिन अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसकी ब्रीथिंग रेट कहाँ तक पहुँच सकती है, 25 पर मिनट तक भी पहुँच सकती है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। मीन्स जैसे बॉडी को हमारी रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन की, उसके बेस पर क्या होती है, हमारी ब्रीथिंग रेट की कंडीशन भी चेंज होती जाती है। मीन्स हमने क्या बोला, स्लीपिंग कर रहे हैं तो उस टाइम ब्रीथिंग रेट कम होगी क्योंकि हमें उस टाइम एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगी, ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी और इसलिए ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होगी। ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग कैन इंक्रीज अप टू 25 पर मिनट। ये आपको बता दिया है, ठीक है बेटा। देखो, रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। रनिंग करने से किसी भी पर्सन की ब्रीथिंग रेट फास्टर क्यों होती है, क्योंकि बिकॉज द फास्टर ब्रीथिंग रेट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स फॉर द स्पीडी ब्रेक डाउन ऑफ फूड फॉर रिलीजिंग मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रनिंग। मीन्स कोई भी रनिंग पर्सन है, कोई जॉगिंग पर्सन है, या कोई भी हार्ड एक्टिविटी कर रहा है, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम में जो ब्रीथिंग रेट है वो ज़्यादा क्यों हो जाती है, उसकी एकमात्र वजह क्या है कि उस टाइम पे ऑक्सीजन की अमाउंट उसको ज़्यादा चाहिए। ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा चाहिए जिससे क्या उसमें मिलने वाला जो फूड है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, जो किसके साथ में होगा, ऑक्सीजन के साथ में होगा। तो जितनी ज़्यादा अमाउंट उसको ऑक्सीजन की मिलेगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, फूड का ब्रेक डाउन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहाँ पर ज़्यादा होगी। इसीलिए क्या होता है, जब आप खेल के आते हैं, है ना, कभी भी खेलने गए हैं, तो खेल के आने के बाद में जल्दी से क्या मांगते हैं कि मम्मी कुछ खाने को दे दो। तो क्यों होता है, क्योंकि हमें एकदम से क्यों भूख लगती है, क्योंकि खाना क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हुआ, फिजिकल एक्सरसाइज की हमने, फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद में क्या हुआ, वहाँ पर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई और जो बॉडी में फूड था उसका ब्रेक डाउन हो गया और जल्दी से हमें एनर्जी जो उस टाइम रिक्वायर्ड थी वो हमें मिल गई। इसीलिए क्या होता है, जब हम खेल के आते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो जल्दी से खाना मांगते हैं, है ना।
चलो जी, अब देखते हैं, हमने देखा कि ब्रीथिंग का प्रोसेस हुआ, ठीक है, जिसमें दो बॉडी पार्ट ने मूवमेंट किया, रिब केज मसल्स और दूसरा डायफ्राम। अब लेकिन जो भी एयर हमने ली और क्या गिविंग आउट की, तो उसमें क्या डिफरेंस था? अब जो एयर हमने इनहेल की और एक्सेल की, तो उसमें क्या डिफरेंस था? ओनली डिफरेंस इन द इनहेल्ड एयर एंड एक्सेल्ड एयर इज दैट दे कंटेन डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। मीन्स क्या है, सिर्फ क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में हमें ये पता है नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट है, लेकिन हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करने में कैपेबल नहीं है ना, हम यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्ट उसको। तो किस में डिफरेंस होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर, इनके अमाउंट में डिफरेंस होता है, ठीक है। केस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है कि जो हम ऑक्सीजन लेंगे तो उसकी अमाउंट क्या होगी? इनहेल करते हुए ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन एक्सेल करते हुए क्या होगी? वो अमाउंट कम हो जाएगी। सेकेंड क्या बोला? केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो सभी चीज़ें हैं, है ना, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मॉइस्चर भी है। तो इनहेल करते हुए और एक्सेल करते हुए इनकी जो अमाउंट होती है वो कम हो जाती है। तो जब इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले तो रहे हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में ले रहे हैं, कुछ % में, लेकिन जब एक्सेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस से फूड का ब्रेक डाउन होता है और जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। किसके साथ में? एनर्जी और वाटर वेपर के साथ, ठीक है। अब थर्ड क्या हुआ? केस ऑफ वाटर वेपर क्या बोला? क्या हुआ? हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, जिसको हम इनहेल भी करते हैं, है ना। फूड के साथ ब्रेक डाउन हुआ तो उसके साथ में वाटर भी तो एब्जॉर्ब हुआ, वहाँ पर यूज़ हुआ, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस भी हुआ। अब जरा देखते हैं इसकी परसेंटेज कितनी हो सकती है। इनहेल्ड एयर में हमने देखा कि ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो कितनी है? 21% है ना। लेकिन क्या हुआ? हाँ देखो, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.04% है। वाटर वेपर क्या है? कुछ अमाउंट में, है ना। लेकिन एक्सेल्ड में क्या है? एक्सेल्ड एयर में क्या देखा हमने? ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो गई? कम हो गई। मीन्स क्या है? ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो रही है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन हमारी बॉडी यूज़ भी तो कर रही है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो वहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन की अमाउंट कम हुई और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ गई है, क्योंकि प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना है, और वाटर वेपर भी क्या है? प्रोडक्ट में बन रहा है, ठीक है। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट इफ़ वी एक्सेल एयर ऑन अ मिरर, मीन्स क्या है? अब हम कैसे समझ सकते हैं कि हमने जो एयर एक्सेल की तो उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है नहीं है? क्या करेंगे उसके लिए? हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई मिरर है, अपने फ्रेंड के सामने रखा, तो हम जैसे ही क्या करते हैं, मुंह से एक्सेल करते हैं, तो क्या होगा? वाटर वेपर मीन्स हल्की सी ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं, उस मिरर पर आ जाती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि मिरर जो एक्सेल करते हैं तो वो एयर क्या होती है? वार्म होती है ना। जैसे हमने देखा है कि अगर हम वाटर को बॉईल करेंगे तो क्या होगा? उसके ऊपर अगर कोई लिड रख देते हैं, प्लेट रख देते हैं, तो क्या होता है? वाटर जो स्टीम फॉर्म में होती है, लिड के साथ में टच होने पर क्या हो जाता है? स्टीम से वाटर ड्रॉपलेट बन जाती है। इसी तरीके से वाटर वेपर जब हम एक्सेल कर रहे हैं और हम अपने सामने मिरर रख लेते हैं तो क्या होता है? मिरर रखने पर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या हुई? हमारी जो एयर गई कहाँ पर? मिरर के कांटेक्ट में, तो वो स्टीम फॉर्म में थी। जैसे ही वो मिरर के कांटेक्ट में आई तो वो कंडेंस हो गई, तो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिल सकती हैं, ठीक है बेटा। तो इसीलिए कह रहे हैं दिस इज़ बिकॉज द एक्सेल्ड एयर कमिंग फ्रॉम आवर माउथ कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर वेपर। दिस वाटर वेपर कंडेंस ऑन द मिरर सरफेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब हमने ये देखा कि यहाँ पर जो थी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट, किस में? इनहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट थी कुछ पॉइंट में 0.04%, ठीक है। लेकिन एक्सेल्ड एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट थी वो 4.4% हो गई। तो मीन्स क्या है? एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ गई है, ठीक है। अब इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं जरा देखो। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इसमें हमने क्या देखा? इस एक्टिविटी में देखा कि हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। अब 2 टेस्ट ट्यूब ली, 2 टेस्ट ट्यूब ने, एक सेकेंड रुको जरा,
हाँ देखो, अब हमने ये क्या लिया है, 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ये ली और एक ये टेस्ट ट्यूब ली। अब हमने देखा दोनों टेस्ट ट्यूब को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। एक साइड से हम क्या कर रहे हैं, इनहेल एयर को उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन टेस्ट ट्यूब में ऐसा क्या है जिससे हमें पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है इनहेल्ड एयर में कम होती है और एक्सहेल्ड एयर में ज़्यादा होती है। क्या है इनमें बेटा, लाइम वाटर है, लाइम वाटर है। अब हमें ये पता है लाइम वाटर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने पर क्या होता है, मिल्की सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो हमने क्या देखा, जब यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ली तो उसमें क्या किया, इनहेल्ड एयर को पास किया। जैसे ही इनहेल्ड एयर को पास किया, क्योंकि इनहेल्ड एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कुछ पॉइंट में होती है। तो यहाँ पर जो कलर था वो क्या था, स्लाइटली मिल्की था। क्या था, स्लाइटली मिल्की था। लेकिन जो एक्सहेल्ड एयर की अमाउंट थी, जब हमने उसमें रिलीज़ की दूसरी टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि वहाँ पर भी क्या थी, लाइम वाटर था, जब वहाँ पर एक्सहेल्ड एयर की अमाउंट रिलीज़ की गई तो वहाँ पर देखा कि उसका जो कलर था टर्न मिल्की सॉल्यूशन में चेंज हो गया। कब, ये लाइम वाटर ने जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा अमाउंट पाई तो वहाँ पर जो था मिल्की सॉल्यूशन चेंज हो गया, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से हमें क्या पता चलता है कि इनहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम होती है, जिसकी वजह से लाइम वाटर में जो है लाइम वाटर का जो कलर था वो स्लाइटली चेंज हुआ। और लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, एक्सहेल्ड एयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है, जिससे दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो लाइम वाटर था वो कम्प्लीटली मिल्क फॉर्म में, मिल्क कलर में चेंज हो गया, ठीक है। ये तो थी आपकी एक्टिविटी जिसके थ्रू हमने देखा कि एक्सहेल्ड एयर क्या है, इनहेल्ड एयर क्या है, और इनमें जो प्रेजेंट गैसेज होती हैं उनकी अमाउंट कितनी होती है, कितना डिफरेंस होता है। आई होप हर टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो किस तरीके से परफॉर्म होता है, और उसके साथ साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या लंग्स के थ्रू होता है या लंग्स के अलावा दूसरे भी बॉडी पार्ट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।